नमस्कार दोस्त। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम कानून के दांव पेच को कहानियों की तरह समझते हैं। यह वीडियो लीगल एजुकेशन और लीगल लिटरेसी के हेतु बनाई गई। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो रिश्तों की उलझनों, कानूनी लड़ाइयों और इंसाफ की तलाश को बयान करती। यह कहानी है काका कौसर बनाम बिहार राज्य केस की, जो 2017 से 2022 तक चला। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कैसे अच्छे कानून का गलत इस्तेमाल किसी की जिंदगी को उलझा सकता है। आइए जानते हैं केस के फैक्ट्स। कल्पना कीजिए एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े की। एक लड़का और लड़की भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उनके रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगती है। अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के आरोप लगाती है। यहाँ हम आईपीसी की एक महत्वपूर्ण धारा 498A की बात कर रहे हैं, जो महिलाओं को दहेज के लिए होने वाली क्रूरता से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस केस के में इसी धारा का इस्तेमाल गलत हुआ और उस पर सवाल भी उठे। पहली शिकायत 2017 में हुई। साल 2017 में पहली बार अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप वही थे, दहेज की मांग और मानसिक उत्पीड़न। मामला पूर्णिया के सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा। मजिस्ट्रेट ने सारे सबूतों को ध्यान से देखा और एक अहम बात कही। उन्होंने कहा, ससुराल वालों के खिलाफ कोई प्राइमा फेसी मामला बनता नहीं। आरोप बहुत सामान्य है, अर्थात ओमनीबस इन नेचर। यानी मजिस्ट्रेट को लगा सास ससुर, ननद देवर जैसे अन्य रिश्तेदारों पर जो आरोप लगाए गए हैं वो इतने ठोस नहीं है कि उन पर मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने सिर्फ पति के खिलाफ धारा 498A और मारपीट की धारा 323 आईपीसी के तहत संज्ञान लिया। इस बार परिवार ने सुलह कर ली और रिश्तों की बचाने की उम्मीद में पति और पत्नी के बीच सुलह हुई। ससुराल वालों के साथ सुलह हुई, ससुराल वापस लौट गए। लेकिन क्या ये उनकी गलती थी? सबको लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी आगे बढ़ी और हम चलते हैं 2019 में, सुलह के लोग लगभग 2 साल बाद। कहानी में एक नया मोड़ आया और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बार आरोप और भी गंभीर थे। दहेज में कार की मांग की गई, जबरन गर्भपात कराने की धमकी दी गई, जैसे क्रूरता और अन्य क्रूरता के आरोप थे। इस शिकायत पे आधार पे एफआईआर संख्या 248 दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और चार्जशीट भी बनाया। सभी 7 लोगों को अभियुक्त करार किया गया और आरोपों को सत्य मानते हुए चार्जशीट दायर की गई। अब ससुराल वालों के लिए एक मुश्किल स्थिति थी। उन पर आरोप लगे थे जो कि गंभीर थे, जबकि पहली बार मजिस्ट्रेट ने उन्हें बरी कर दिया था। उन्होंने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि एफआईआर में लगाए गए आरोप प्राइमा फेसी अपराध का खुलासा करते हैं। पुलिस को जांच पूरी करने का पूरा अधिकार है। यहां तक आते आते मामला उलझ गया था। पति ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती तो नहीं दी, पर बाकी ससुराल वाले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है, ससुराल वालों ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप इतने सामान्य और अस्पष्ट थे कि उन्हें रद्द कर दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखा। उन्होंने एक बार फिर 498A के इस्तेमाल पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, 498A को पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ व्यक्तिगत वाद विवादों को निपटाने का हथियार बनाना गलत है और इसकी प्रवृत्ति अब बढ़ती ही जा रही है। यदि आरोपों में सच्चाई नहीं है तो उन्हें ट्रायल के लिए भेजना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 2019 की एफआईआर में ससुराल वालों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं, अर्थात किसी भी अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई थी। इसका मतलब था कि शिकायत में यह नहीं बताया गया था कि किस सास, किस ननद
किस देवर के खिलाफ, और कब और कहां इन लोगों ने दहेज मांगा था या उत्पीड़न किया था। आरोप एक सामान्य ब्रश स्ट्रोक में लगाए गए थे। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि एक आपराधिक ट्रायल, यहां तक बड़ी होने तक की स्थिति में भी, अभियुक्त पर गंभीर निशान छोड़ जाता है। अदालतों को अनावश्यक ट्रायल, अनजस्ट ट्रायल से बचना चाहिए और सीआरपीसी के धारा 482 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। ससुराल वालों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज था वो भी रद्द कर दिया। अब हम करते हैं इसका निष्कर्ष और मानवीय विश्लेषण। दोस्तों, यह फैसला सिर्फ कानून की जीत नहीं है, बल्कि उन अनेक लोगों की पीड़ा को भी दर्शाता है जिन्हें ऐसे झूठे और अस्पष्ट आरोपों के कारण भुगतना पड़ता है। इसमें प्रतिष्ठा की हानि होती है। समाज में एक बार बदनाम हो जाए तो उस प्रतिष्ठा को वापस पाना लगभग असंभव। पहले ही कोर्ट ने ससुराल वालों को बरी कर दिया, लेकिन उन पर लगे दहेज उत्पीड़न के आरोपों ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को हमेशा के लिए प्रभावित किया होगा। सालों तक चला एक मुकदमा अपने आप में एक सजा है। इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, कीमती समय बर्बाद होता है, परिवार को असहनीय मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। जब एक अच्छा कानून जैसे 498A व्यक्तिगत स्कोर निपटाने के लिए बनाया जाए तो यह न केवल निर्दोषों को सजा देती है, बल्कि वास्तव में पीड़ित महिलाओं के न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी कठिन बना देती है। इसमें लगभग 5 से 8 साल तो लग जाते हैं किसी भी कानूनी प्रक्रिया को पूरे करने में। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। साल में 10 के 20 बार आपको जाना ही पड़ता है कोर्ट में। हालांकि इसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। 498A के केस का कन्विक्शन रेट बहुत कम है, लेकिन अभियुक्तों को केवल कानूनी प्रक्रिया की सजा भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों को लेकर हम आएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको क्या लगता है, 498A का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।